हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का 11th चैप्टर, क्लास 7th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की हैं और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा, आई बटन को टैप करके। हमने 7th क्लास के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। अवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। तो लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम क्या होंगे? कहने का मतलब क्या है, लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है उनके साथ इंटर रिलेशन मतलब उनका संबंध आपस में जोड़ना। तो इन चीजों को हमें समझना है इस लेसन के अंदर, जिसे हम डिटेल से समझेंगे। तो रिकॉल एक बार दोबारा से समझ लिए। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स क्या क्या होना चाहिए? यू ऑफन हियर पीपल टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज बिग सिटीज। आपने देखा होगा कि लोगों को बातें करते हुए कि भाई जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है उनका मुख्य कारण क्या है? बड़े शहर। एयर पोल्यूशन इज मोस्ट ऑफन टॉक्ड अबाउट, और हवा का प्रदूषण। हाउएवर फिर भी देयर आर अदर वेज, और भी बहुत सारे कारण हैं ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम टू दैट इफेक्ट पीपल इन अ लार्ज सिटी, जो बड़े बड़े शहरों में लोगों को प्रभावित कर रही है। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? क्या आप उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं? तो इस तरह की आपको डिस्कस करना है और आपको बताना है कि इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या हार्मफुल है और किस किस तरीके से है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है और कैसे होता है, उसका क्या मतलब है? तो द इमीडिएट सराउंडिंग्स, हमारे बिल्कुल आसपास, और या फिर द कंडीशन इन विच, एक ऐसी स्थिति लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट जहां पे सभी जिंदा चीजें रहती हैं, एंड डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती है, मेक द एनवायरनमेंट, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है? हमारे आसपास की सभी चीजें और या फिर वो चीजें जो एक साथ रहते हुए, हमारे आसपास एक साथ रहते हुए और अपने आप को डेवलप कर रही हैं, उनको इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, आदमी, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग whatever we can see. The natural environment has two component, और नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिक, एक तो एबायोटिक और एक बायोटिक। तो एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट, एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसमें इंक्लूड होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिंदा नहीं होती या हम जिन्हें जिंदा के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते। तो लैंड, सबसे पहले जमीन, लैंड और द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन विच ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिस्ट, जिसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? आदमी, जानवर और पेड़ पौधे। इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड मेक एग्रीकल्चर पॉसिबल, और इसी की वजह से पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं और खेती बाड़ी संभव होती है। इट सप्लाइज मिनरल्स, और ये मिनरल्स भी सप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगी? हमारी लिथोस्फीयर, ठीक है, यानी जमीन का ऊपरी का हिस्सा, यानी लैंड। फिर वाटर, वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर है ना, पानी जो है जहां जहां पर भी है इन्वायरमेंट में, देखो बादलों में होता है, हवा में होता है, ठीक है, और जमीन में भी होता है, जमीन के अंदर से भी निकालते हैं, और जमीन के ऊपर भी होता है, समुद्र वगैरह। तो जो भी ये होते हैं, और पानी और पानी के अंदर रहने वाली चीजें या पानी के ऊपर जो भी डिपेंड है, वो सारी चीजें, वो सारी किस में आ गई? हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। वाइटल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट नीड फॉर सर्वाइवल, बहुत सारे आदमियों को दूर दूर तक जीने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर है एयर, हवा। एयर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा और गैसों का मिश्रण, ठीक है, ये सारा क्या होता है? ये एनवेलप द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसने अपने एटमॉस्फेयर को घेर रखा है। यानी हमारे आसपास की जो भी हवा है जहां तक फैली हुई है, ये लगभग 800 किलोमीटर तक फैली रहती है ऊपर तक, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है हमारा एटमॉस्फेयर। तो द एटमॉस्फेयर हैज मैनी गैसेस विच परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शन, और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, कुछ हल्की होती है, कुछ भारी होती हैं। जो भारी होती हैं वो जमीन के बिल्कुल पास होती हैं, हल्की होती हैं वो जमीन से थोड़ी दूर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओजोन इज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज द सन, और ये हमें क्या करती हैं? ये हमें खतरों से बचाती हैं। सन से जो रेज आती हैं, अगर वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़े तो हमें कैंसर हो जाएगा, समझ गए? स्किन कैंसर हो जाएगा। तब अब होता क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट क्या करता है? उनको रोकता है, उसमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको रोक लेता है, और उन रेडिएशन की जो पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जो हमारा शरीर आराम से सहन कर लेता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। तो ये तो था बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब आ गया बायोटिक कंपोनेंट। तो ये बोला, डू यू नो दैट वी सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे ऑन 5th जून।
ये बोल रहा है हम 5 जून को इन्वायरमेंट डे हर साल मनाते हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई हम इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 जून। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गया, दिस इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर बोल रहा है सभी आ जाते हैं, जानवर और पेड़ पौधे। लिविंग बींग्स आर जनरली फाउंड अप टू हाइट ऑफ 6 किलोमीटर। ये बोल रहा है कि जो जिंदा चीजें हैं वो लगभग 6 किलोमीटर हाइट तक रहती है इन द एटमोस्फेयर, हमारे एटमोस्फेयर में, एंड अप टू डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर। और जमीन की अगर गहराई की बात करें तो 7 किलोमीटर अंदर तक रह सकते हैं। तो 6 और 7 13, यानी जमीन की सतह के अंदर 7 किलोमीटर और ऊपर 6 किलोमीटर जिंदा चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, ओशियन के अंदर। दिस नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इन विच ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। और इस पूरे जो ये 13 किलोमीटर का जो सिस्टम बन गया अपना, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। इन दिस बायोस्फीयर देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज लिविंग बींग्स। और इसमें 2 तरह के जानवर, मतलब 2 तरह की लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीजें रहती हैं, ठीक है। उनको कैसे समझेंगे हम? एक तो होगी प्रोड्यूसर जो पैदा करती हैं, या फिर ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना अपने आप बना के खाती हैं। दूसरा हो गया कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी जिसको बना बनाया चाहिए, या हेटरोट्रोप्स जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। जैसे पेड़ पौधे एक ही जगह खड़े खड़े अपना खाना एनवायरनमेंट से बना लेते हैं, तो ये हो गए प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोप। और कंज्यूमर और हेटरोट्रोप हो गए ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। बाकी सारी कहानी पेड़ पौधों से ही शुरू होती है। कुछ पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ पेड़ पौधों को खाने वालों को खा जाते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है, ट्राई करें इसको। इसमें क्या है? बोल रहा है द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन डैमेज बाय द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक देखो CFS बोलते हैं, CFC सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसी गैस होती है जिसकी वजह से हमारी ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लेट हो रही है। डिप्लेट क्यों हो रही है? देखो ओजोन है ना, O से होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड, फिर O2 होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड के 2 एटम हो जाते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, और O3 होता है तो ओजोन बन जाता है। ओजोन यानी ऑक्सीजन, ऑक्साइड के तीन एटम्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और ये टूटने लग जाते हैं तो ऑक्साइड और ऑक्सीजन में बन जाते हैं और ओजोन की लेयर कम होने लग जाती है। यह ऐसा काफ़ी चीज़ों के काफ़ी कारणों से हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिनमें से एक कारण है। वट प्रॉब्लम हैव क्रॉप्ड अप बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू दीज गैसेज। और इन गैसेज की वजह से क्या होती है, ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैसेज हैं, इन गैसेज से हमारी ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लेट हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, खराब हो रही है। दैट डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? दैट डिपेंड इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन। 1 मिनट, 7th क्लास का चैप्टर था 112। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। अबायोटिक कौन से हो गए? देखो अभी पढ़ा था हमने, ये तो है अबायोटिक। कौन कौन से? लैंड, वाटर, एयर। और बायोटिक में क्या हो गया? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है। 2 कंपोनेंट हो गए और दोनों कंपोनेंट के एक के 3 और एक के 2 भाग हो गए। अब बोल रहा है इनके साथ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन मतलब होता है आमना सामना, तो इनके साथ संबंध तो है, उसको भी इंटरेक्शन बोलेंगे। द इंटरेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट देमसेल्फ एज वेल एज विद द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। अब ये सारी चीजें जब एक साथ में रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एनी यूनिकनेस और कॉन्स्पिशियस, ठीक है, कोई भी यूनिकनेस और कॉन्स्पिशियस एरिया लाइक अ लेक और अ डेजर्ट कैन फॉर्म ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम बाय इटसेल्फ। और वो अपना खुद का क्या बना सकते हैं? अपना खुद का इकोसिस्टम बना सकते हैं कोई इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कहीं पे मान लो बहुत सारे पेड़ लगा रखे हो तो वहां का इन्वायरमेंट अपने आप में अलग ही हो जाएगा, उनका उसका इकोसिस्टम। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन
एनी ऑफ दीज इकोसिस्टम वुड हैप्पीली सर्वाइव प्रोवाइडेड द कंडीशन मेनली फेवरेबल। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म फाउंड, इस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो खुश रहेंगे और अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे और कंडीशन उनके फेवरेबल होगी। ठीक है, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब आदमियों का इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल ह्यूमन क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज। ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ गया आदमियों के द्वारा किए गए सारे काम और आदमियों की क्रिएशंस। ठीक है, उससे जो इफेक्ट पड़ता है वो। ह्यूमन बींग्स हैव कंटिन्यूसली अडेप्टेड टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड आल्सो इफेक्टेड एट सिंस द अर्लीस्ट टाइम। देखो, पहले के समय से और अभी को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है आदमी के ऊपर। ठीक है, उसके मुख्य कारण आदमी खुद ही है। इन द पास्ट, बोल रहे पास्ट में ह्यूमन नीड्स वेरी बेसिक एंड सिंपल एंड सो ह्यूमन बीइंग डिड नॉट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट एट मच। पहले आदमी बिल्कुल साधारण सी चीजों से और साधारण जीवन जीता था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अब बोल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बोल रहा है समय बीतने के साथ, विद इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो ह्यूमन, आदमी क्या हो रहे हैं, ह्यूमन नीड आल्सो इंक्रीज एंड पीपल स्टार्टेड एक्सपेंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखो, आदमियों की भी जरूरत बढ़ रही है, तो आदमियों की जरूरत बढ़ रही है तो उनका इन्फ्लुएंस यानी जो उनका प्रभाव करने का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। फॉरेस्ट वर क्लियर टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जंगलों को काटा जा रहा है खेती बाड़ी के लिए। न्यू टाउन्स वर बिल्ट, नए शहर बनाए जा रहे हैं। एनिमल्स वर किल्ड फॉर फूड, जानवरों को खाने के लिए मारा जा रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज हैव हैड एन एडवर्स इफेक्ट, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। अब देखो, जितने भी ये काम किए, खेत काट दिए, ठीक है, जानवरों को मार दिया, तो मतलब गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, उद्योग धंधे बिजनेस चल रहे हैं, इनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं? इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इन्फ्लुएंस भी कैसे? एडवर्स इन्फ्लुएंस। एडवर्स मतलब उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब देखो, जंगल जितने ज्यादा कटेंगे तो जंगलों में रहने वाली चीजों क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो जाएंगी, मरने लग जाएंगी। डिफोरेस्टेशन इज आल्सो द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इज मेन केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? डिफोरेस्टेशन है ना, वो एक मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का। क्यों? क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों को काट दोगे ऑक्सीजन होगी नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाती है तो हमारा इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। समझ गए? पेड़ ज्यादा होंगे तो सूरज की रोशनी सीधी जमीन पे नहीं पड़ेगी और जमीन गर्म होके गर्मी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। समझ गए? तो और ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में होगी तो भी इन्वायरमेंट ठंडा रहेगा, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करो और इनके आंसर दो। मेंशन करना है आपको 2 नेचुरल केसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, भाई कोई प्राकृतिक कारण जिनकी वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं। और दूसरा है, बोल रहा है इंटरनेट के हिसाब से आप सर्च करें और पता करें कि भाई किसकी वजह से खेत कम हो रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए सेव द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। आगे आने वाली जनरेशंस के लिए अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए। कैन यू लिस्ट एनी 3 वेज बाय विच यू कैन डू इट? बोल रहा है कोई भी 3 कारण बताओ जिसकी सहायता से आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, समरी पढ़ने, अगर लेसन हमने अच्छे से नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो हम समरी को पढ़ के लेसन को समझ लेंगे। फिर ग्लोसरी आ जाती है। ग्लोसरी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, डिफोरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग। आप इन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ो और समझो अच्छे से, और इनसे एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको अगर ये ग्लोसरी याद है तो ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोसरी का मीनिंग आप ऐसे का ऐसा लिख दो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चूज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इनको पोज करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स की बात है तो क्वेश्चन आंसर्स अपने आप आपको छांटने पड़ेंगे, क्योंकि लेसन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और क्वेश्चन आंसर अगर हम डायरेक्ट करा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? देखना बंद कर देते हैं वीडियो। और वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको नॉलेज नहीं होगी, क्वेश्चंस का रट्टा मार लोगे और ऐसे रटे हुई चीज़ें आप हमेशा भूल जाओगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और चीज़ों को समझें बारीकी से। और अगर आपको इसमें कुछ कम समझ में आ रहा है तो अपने बेस पे आप स्टडी कीजिए ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।